पहले ये जो चैप्टर है सरफेस प्रिपरेशन एंड पेनेट्रेंट एप्लीकेशन में उसमें क्लीनिंग जो चैप्टर क्लीनिंग जो टॉपिक है उसमें इफेक्टिवनेस ऑफ लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्टिंग इज बेस्ड अपॉन एबिलिटी ऑफ पेनेट्रेंट टू एंटायर सरफेस डिसकंटिन्यूटी। अगर हम लोग वो प्रॉपरली क्लीन ही नहीं करेंगे, और कुछ लोग होते हैं ना इंडिया में, तो हमने बहुत सारी यार देखा, अरे यार कर दो ना डाई पेनेट्रेंट टेस्ट, क्या फर्क पड़ता है, वो बेटर बेटर वो कुछ बात नहीं है, इसको साइड में लेके हम तुम कर दो, ऐसा है, ऐसा नहीं चलेगा। आपको जनरली ऐसा सिस्टम नहीं चलेगा। अगर ऐसा आप काम करोगे तो आपको जो सरफेस के ऊपर ओपन टू द सरफेस डिसकंटिन्यूटी है वो नहीं मिलेगा, आपको प्रॉब्लम करेगा। और अगर हम नहीं भी करेंगे तो मैनेजर से कॉल करवाते हैं, तो ये सब चीज सिस्टम क्यों, क्वालिटी हमको इंप्रूव करना है, हमारा नाम खराब नहीं होना चाहिए। इंडिया जब कोई भी इंजीनियर बाहर जाएगा, गल्फ कंट्री में जाएगा या तो फिर अमेरिकन कंट्री, यूरोपियन या ऑस्ट्रेलियन कंट्री में भी जाएगा, नाम खराब नहीं होना चाहिए। हाँ, क्लीन करना है खलास, हम लोग क्लीन करेंगे, ठीक है। तो जब क्लीन करेंगे तभी तो पेनिट्रेंट टेस्ट का हमको इफेक्टिवनेस मिलेगा, तभी तो हम पेनिट्रेंट टेस्ट प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। ओके, ऑल पेनिट्रेंट और पेंट, ओके, रिमूव क्या करना है, तो पेंट आपको रिमूव करना है। डाई पेनिट्रेंट टेस्ट करने से पहले आपको पूरा का पूरा पेंट रिमूव होना चाहिए। कार्बन जो है वो निकालना है, ऑयल है, वार्निश है, ऑक्साइड है, प्लेटिंग है, वाटर है, डर्ट है, सिमिलर कोटिंग मस्ट बी रिमूव्ड। क्या लिखा है, मस्ट बी रिमूव। मस्ट बी रिमूव्ड मतलब रिमूव करना ही है भाई, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। मस्ट बी रिमूव्ड बिफोर एप्लीकेशन ऑफ द पेनिट्रेंट। जैसे ही पेनिट्रेंट आप स्टार्ट करते हैं, पेनिट्रेंट एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले ये रिमूव होना चाहिए। बहुत सारे लोग है ना, अरे पेंट है यार, चलता है, कौन कोड में दिखा है, इधर भी नहीं लिखा है, तो कर देना, ऐसा हम लोगों को फोर्स मारता है। ये सब चीज नहीं चलेगा भाई, आपको पेंट रिमूव करना ही पड़ेगा, वरना पेंट आपको अंदर जो कैपिलरी एक्शन है वही होने नहीं देगा, आपका जो डिसकंटिन्यूटी है उसको ही ओपन नहीं होने देगा, राइट। तो इसके लिए ये सब चीज को आपको रिमूव करना पड़ेगा। liquid penetrant placed on the surface of the specimen does not morely seep into the discontinuity, it is pulled into them the capillary action। अभी क्या करेगा, लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्ट जो है वो अंदर कैपिलरी एक्शन के हिसाब से अंदर जाएगा। placed in the specimen does not morely seep into the discontinuity and it is pulled into the them by capillary action, मतलब उसको खींच के भी बाहर निकालेगा। लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्ट का जो इसका ये एक बहुत अच्छा कैपेसिटी है, एक कैपिलरी एक्शन ही इसके, जो सर ने बोला ना, आपने क्या बोलते थे, उसका पार्ट छोटा छोटा होता है, राइट। उसके अंदर जो साइज माइक्रोन में होता है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमको कैपिलरी एक्शन लेके आना है। अगर ऐसा है पेनेट्रेंट, तब तो मैं पानी भी यूज कर सकता हूँ ना पेनेट्रेंट टेस्ट के लिए, है ना। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये सबका अपना अपना कैपेसिटी है, सबका अपना अपना काम है, उसके हिसाब से ही लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे दूसरा है, दिस इज द रीजन ऑफ द वन कैन कवर द अंडर द सरफेस ऑफ देम एंड विद पेनेट्रेंट एंड स्टिल हैव वैलिड टेस्ट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पेनेट्रेंट वाला भाई साहब ये क्या कर रहा है, क्लीन कर रहा है, राइट। ये हैंड ग्लोव्स पहना है। हैंड ग्लोव्स क्यों पहना है, हमने पिछले चैप्टर में सीखा कि सेफ्टी प्रिकॉशन। कुछ लोगों को ये जो है ना डायरेक्ट हाथ पे लगाएंगे ना, देखो ऐसा मारने का नहीं, ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ, ऐसा डायरेक्ट हाथ पे मारेंगे ना, इचिंग का प्रॉब्लम होगा, कुछ लोगों को होता है। तो ये सब चीज आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट आपको हैंड पे नहीं लगना चाहिए, वरना प्रॉब्लम होने का चांसेस है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ये क्लीन कर रहा है यहाँ पे। अभी देखो, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं डाई पेनेट्रेंट टेस्ट जो है वो ऐसे ओवरहेड पोजीशन में नहीं होता है। बहुत सारे लोग, ऐसा क्वेश्चन होता है ना कि भाई ओवरहेड पोजीशन में नहीं होता है, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, कैपिलरी एक्शन गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से काम नहीं करता है, वो ऐसे ऊपर से नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो तो भाई पेनेट्रेंट यहाँ पे लगाओगे आप, तो वो पेनेट्रेंट अंदर भी घुसेगा, ओवरहेड पोजीशन में भी, मतलब डाई पेनेट्रेंट टेस्ट है, कोई भी पोजीशन में होगा, ओवरहेड पोजीशन में भी होगा, वर्टिकल पोजीशन में भी होगा, और कोई भी पोजीशन हो, जैसे कि वेल्डिंग का पोजीशन की अगर बात करें, 1G 2G 3G 4G 5G 6G सब में काम होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई खाली यहाँ पे ऊपर में ही ऐसा डिसकंटिन्यूटी है और ऊपर से ही हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं। अगर पार्ट को उल्टाना है, ऐसा कुछ नहीं है, वो ओवरहेड पोजीशन में भी काम करेगा। ओके, द फॉलोइंग आर टिपिकल क्लीनिंग मेथड डिस्कस एंड अर्ली, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। डिटर्जेंट क्लीनिंग, ओके, डाई पेनेट्रेंट टेस्ट तो प्लास्टिक में भी होता है, डाई पेनेट्रेंट टेस्ट तो एक ग्लास में भी होता है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि भाई हम लोग डिटर्जेंट क्लीनिंग नहीं कर सकते। डिटर्जेंट प्लास्टिक में तो आप डिटर्जेंट क्लीनिंग करना पड़ेगा आपको, वरना आपकी लग जाएगी। ये जो क्लीनर है ना, क्लीनर आपको टाइम लगा देगा, इतना सारा टाइम लगाएगा ये क्लीनर आपका, और पैसा भी ऊपर से जाएगा। तो हर जगह पे ये क्लीनर मेथड नहीं यूज कर सकते हैं, राइट।
तो जैसे ऐसे प्लास्टिक में वर्क है, जैसा दूसरा कोई किधर भी वर्क है, जैसे ग्लास में वर्क है, चलो तो वहां पे आप लोगों को ऐसा यूज करना पड़ेगा डिटर्जेंट। अभी आप वहां पे कार्बन स्टील या स्टेनलेस स्टील में डिटर्जेंट क्लीनिंग यूज करेंगे, कार्बन स्टील में करेंगे तो नहीं चलेगा, डेफिनेटली नहीं चलेगा, वहां पे रस्टिंग होने का चांसेस है, इसके लिए नहीं चलेगा। तो सब ये जो लिखा है वो कॉमनली क्लीनिंग मेथड लिखा है भाई। खाली आपके हमारे यहाँ पे फेब्रिकेशन में तो हम लोग कार्बन स्टील और स्टेनलेस स्टील में ही काम करते हैं, इसके लिए खाली स्टेनलेस स्टील के हिसाब से नहीं लिखा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि खाली इसमें ही करना है, ये तो भाई यूनिवर्सल लिखा है, तो ऐसा नहीं समझने का कि डिटर्जेंट क्लीनिंग भी, यस डिटर्जेंट क्लीनिंग भी होता है। दूसरा वेपर डिग्रीजिंग भी होता है, स्टीम क्लीनिंग भी होता है। स्टीम क्लीनिंग कहाँ होता है मैं बोलता हूँ, जब बड़ा पार्ट है, लंबा पार्ट है ना, बहुत लंबा पार्ट है, अगर उसी लंबे पार्ट में हम लोग ये क्लीनर यूज करेंगे तो चलेगा? अरे क्लीनर खत्म हो जाएगा, कितना आप डिब्बा लेके आओगे, कितना लीटर क्लीनर यूज हो जाएगा, राइट। तो उसी की वजह से वो लंबे पार्ट में स्टीम क्लीनिंग यूज होता है। जनरली हम लोग मानते हैं ना वो एयर कंप्रेस्ड एयर और उसमें अंदर थोड़ा वाटर का पार्टिकल रहता है, वैसे स्टीम क्लीनिंग है ना, वैसा हम यूज करते हैं, तो ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग भी होता है, रस्ट एंड सरफेस क्लीनिंग रिमूवल। रस्ट एंड सरफेस क्लीनिंग रिमूवल ये स्टेनलेस स्टील का पार्ट है, राइट, ये स्टेनलेस स्टील का पार्ट है, राइट। अभी ये स्टेनलेस स्टील में अगर आप यहाँ पे रस्टिंग हो चुका है तो उसको क्लीनिंग क्लीनर से करो, नहीं होगा भाई, टाइम लग जाएगा। इसके लिए पिकलिव पेसिवेशन होता है। आपने देखा है कभी पिकलिव पेसिवेशन? सर आपने देखा है पिकलिव पेसिवेशन? पिकलिव पेसिवेशन स्टेनलेस स्टील में होता है और रस्ट रिमूव करने के लिए, तो ये भी एक क्लीनिंग का ही पार्ट है, ठीक है। पिकलिव पेसिवेशन में नाइट्रिक एसिड आता है, उसमें पानी को अंदर मिक्स करना रहता है, वो सब चीज के हिसाब से पिकलिव पेसिवेशन होता है, तो वो भी एक क्लीनिंग का पार्ट है। तो ऐसा नहीं क्वेश्चन आ गया आपको लेवल 3 के एग्जाम देने गए कि यार ये 3 ऑप्शन दिया है और चौथा ये 3 ऑप्शन, खाली एक ही ऑप्शन दिया है और बाकी कुछ अलग अलग ऑप्शन दिए, तो यस ये आपको आंसर मार के आना है, राइट। ये भी वन ऑफ द क्लीनिंग का मेथड है। ओके, पेंट रिमूवल, ऐसे पेंट रिमूवल ऐसे कुछ स्प्रे आते हैं जो उसमें डालेंगे, फिर थोड़ी देर के बाद उसको थोड़ा घींचेंगे तो निकल जाएगा। हमारा हेयर रिमूवल भी आता है ना, कुछ कुछ हेयर निकालने के लिए हम लोग मारते हैं ना ऐसा पेस्ट, व्हाइट कलर का पेस्ट, 10 मिनट या 8 मिनट रखो या 3 मिनट रखो, उसके बाद ऐसे निकालोगे तो पूरा हेयर पूरा निकल जाएगा। वैसा ही एक ऐसा पेस्ट आता है, सिंपल समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, पेंट रिमूवल, ठीक है। ओके, इचिंग, इचिंग देखा है? इचिंग जब हीट अफेक्टेड जो हार्डनेस करते हैं ना हम, हार्डनेस, तब हम लोगों को सुपर क्लीनिंग चाहिए, और ऐसा सुपर क्लीनिंग चाहिए कि वहां पे हम लोगों को कोई, ये देखो इचिंग मटेरियल में ज्यादा प्रॉब्लम करेगा, इसके लिए ज्यादा इसको यूज नहीं करना, लेकिन जहां पे यूज कर सकते हैं वहां पे करो। इचिंग में हीट अफेक्टेड जॉन भी दिख जाएगा, इतना नीट एंड क्लीन होगा, राइट। वो ये भी एक क्लीनिंग का मेथड है। और ये 8 नंबर का है सॉल्वेंट क्लीनिंग, जो हम लोग आजकल ये यूज कर रहे हैं सॉल्वेंट क्लीनिंग, वो ठीक है। तो ऐसे क्लीनिंग मेथड है, और यहाँ पे पेनेट्रन लगाया हुआ है, ओवरहेड पोजीशन में भी हम लोग डाई पेनेट्रन टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी एप्लीकेशन ऑफ पेनेट्रन, तो इसका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन क्या होना चाहिए, मतलब पेनेट्रन के अंदर क्या कैपेसिटी होना चाहिए, क्या कैपेबिलिटी होना चाहिए, उसके बारे में। तो मोस्ट एनी लिक्विड कैन बी कंसिडर एज अ पेनेट्रन। मैं आपको बोला ना, पानी को भी आप पेनेट्रन गिन सकते हैं, क्योंकि पेनेट्रन मतलब पेनेट्रन होना, मटेरियल के अंदर घुसना, वो पेनेट्रन का मतलब होता है। तो पानी को भी आप गिन सकते हैं, लेकिन डाई पेनेट्रेंट टेस्ट अगर आप करने जा रहे हैं तो उसमें डाई पेनेट्रेंट है, उसका क्या क्या कैपेसिटी होना चाहिए, उसका क्या क्या इंपॉर्टेंस होना चाहिए, उसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, वो सब चीज के बारे में डिस्कस। बट मॉडर्न पेनेट्रेंट मस्ट है, क्या लिखा है, मस्ट। अभी याद रखो, मस्ट आया, शेल आया या शेल भी आया, तो इसका मतलब क्या होता है, कंपलसरी, आपको करना ही है, आपके पास ऑप्शन नहीं है। सर चलता है ना, ऐसा चल जाएगा, ऐसा घंटा नहीं चलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा आपको। ओके, मस्ट आया, शेल आया, शेल भी आया, तो आपको करना ही है। शुड आया, शुड भी आया, या मे आया, या मे भी आया, ये 4 वर्ड आएंगे ना, तो आपकी मर्जी है भाई, वो आपको सजेस्ट करता है, यहाँ पे आपको सजेस्ट करता है। अगर ये 4 वर्ड आए तो आपको सजेस्ट करता है, कोड में ऐसे बहुत सारे लाइन आएंगे, शुड बी, शेल, शेल बी, मस्ट, ऐसा, तो आपको याद रखना है, ये आपको सजेस्ट करता है, आपको करना है तो करना, वरना भाड़ में जाओ, मतलब भाड़ में तो मत जाओ मतलब आपको करना है तो करो, वरना आपके ऊपर डिपेंड है, आपको एक गाइडलाइन देता है। बाकी ये सब चीज है वो आपको कंपलसरी करना ही है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसके लिए लिखा, बट मॉडर्न पेनेट्रेंट मस्ट हैव बिलो प्रॉपर्टी, इसमें नीचे जो प्रॉपर्टी दिखाया है वो प्रॉपर्टी होना ही चाहिए, ठीक है। पहला क्या है, पहला एबिलिटी टू होल्ड द डाई मटेरियल इन सस्पेंशन,
मतलब अंदर जो डाई है, पानी के अंदर हो या फिर जो भी है इसके अंदर डाई है, ये पेनेट्रेंट कहाँ गया भाई, यस ये पेनेट्रेंट है, ये पेनेट्रेंट, उसके अंदर जो डाई है वो क्या लिखा है, होल्ड द डाई मटेरियल, मतलब ये जो मटेरियल डाला हुआ है ना वो सस्पेंशन थ्रूली मिल जाना चाहिए, जैसे पानी के अंदर शक्कर कैसे मिल जाता है वैसे ये मिल के रहना चाहिए, ठीक है, सस्पेंशन होना चाहिए। दूसरा क्या है, एबिलिटी टू स्प्रेड द डाई इवनली ओवर टू द सरफेस, अगर मैं यहाँ पे डाई पेनेट्रेंट का ये डाई में स्प्रे करता हूं तो प्रॉपरली अच्छे से सब जगह पे वो मिल जाना चाहिए, सब जगह पे स्प्रेइंग प्रॉपरली होगा, ठीक है स्प्रे तो प्रॉपरली होगा ही, लेकिन उसको सब जगह पे मिल जाना चाहिए। हम पानी का बूंद हम लोग ग्लास में रहते हैं वो जमीन के ऊपर डालते हैं तो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है ना, उसका गीलापन, गीलापन क्या होता है, बड़ा होता जाता है धीरे धीरे, तो ऐसे होना चाहिए, ऐसा कैपेसिटी, तब इसका मतलब ये हुआ कि पानी में भी ऐसा कैपेसिटी है। यस, तो यहाँ पे लिखा है ना भाई, मोस्ट एनी लिक्विड कुड बी कंसिडर एज अ पेनेट्रेंट, सबको गिन सकते हैं आप पेनेट्रेंट, लेकिन ये जो पेनेट्रेंट हम लोग काम कर रहे हैं उसमें इतना कैपेसिटी होना चाहिए। ओके, तीसरा क्या है, एबिलिटी टू कैरी डाई इनटू द डिसकंटिन्यूटी ओपन टू द सरफेस, एबिलिटी टू कैरी द डाई इनटू एनी डिसकंटिन्यूटी, मतलब डिसकंटिन्यूटी के अंदर भी पहुंचना चाहिए, ऐसा नहीं कि ना पहुंचे, है ना, ऐसा ना हो कि ना पहुंचे, ऐसा नहीं ऊपर से डाल दिया फिर वो अंदर अंदर इतना मोटा उसके वो होंगे पार्टिकल्स कि अंदर जा ही नहीं पाएंगे तो प्रॉब्लम है ना, तो ऐसा है। ओके, आगे बढ़ते हैं, द एबिलिटी टू ब्रिंग अप द डाई इट इज कोएक्सेड बैक टू द सरफेस, मतलब फिर बाद में वापस वो डिजाइन कोएक्सिव भी होना चाहिए। उसके बाद द एबिलिटी व्हेन द डिजायर्ड टू इजीली रिमूव, अब इजीली रिमूव भी होना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे डाई पेनेट्रेंट टेस्ट लगाता हूँ, डाई पेनेट्रेंट लगा रहा हूँ, डाई लगा रहा हूँ और फिर वो क्लीनर से लास्ट में पोस्ट क्लीनिंग में कर रहा हूँ, लेकिन पोस्ट क्लीनिंग में क्लीन ही नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम, ये क्लीनिंग ही नहीं हो रहा है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, हम लोगों को ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चार जो हमारा है, पांच पांच कैपेसिटी है हमारा, वो पांचों पांच कैपेसिटी या आप प्रॉपर्टी बोलो वो पेनेट्रन के अंदर होना चाहिए, ये पेनेट्रन एप्लीकेशन है, ठीक है। ओके, हियर टू टाइप्स ऑफ डाई यूज्ड इन मॉडर्न पेनेट्रन, पहला है विजिबल, दूसरा है फ्लोरोसेंट, ठीक है, तीसरा तो है ड्यूल सेंसिटिव, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है आगे बढ़ते हैं एक एक में। विजिबल डाई, तो हम लोग ये जो काम कर रहे हैं ना अभी डाई पेनेट्रेंट टेस्ट कल हमने किया ना, वो कौन सा मटेरियल, कौन सा ये मेथड था, तो ये मेथड था भाई, विजिबल मेथड था, या तो सॉल्वेंट रिमूवेबल, मतलब इसमें हमने क्लीनर से यूज किया, इसके लिए सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट रिमूवेबल प्रोसेस, तो ये एक प्रोसेस है, ठीक है, वो प्रोसेस का एक स्पेशल सिस्टम है, अ ब्राइटली कलर्ड डाई दैट हाईली विजिबल अंडर द नॉर्मल लाइट कंडीशन, उस टाइम पे हमने ये सभी लाइट कर दिया था, क्यों, क्योंकि भाई लाइटिंग कैपे, अभी आप अंधेरे में कर दोगे तो क्या घंटा चलेगा, नहीं चलेगा, कोई देखेगा ही नहीं, दिख ही नहीं पाएगा आपको। हाँ, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं फ्लोरोसेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं विजिबल की बात कर रहा हूं, नाम ही उसका क्या है, विजिबल है, मतलब दिखना चाहिए, राइट। ओके, a brightly colored dye that are highly visible under the normal lighting condition, मतलब normal lighting condition है उसमें highly visible होना चाहिए। ओके, तो कोड क्या बोलता है इसके बारे में, विजिबिलिटी कितना होना चाहिए, कितना लक्स मीटर होना चाहिए, ये देखो हम पानी को मेजर करते हैं लीटर में, ठीक है, ऐसा लाइटिंग जो सिस्टम है उसमें भी कुछ ना कुछ तो मेजर होगा, तो उसका यूनिट है लक्स, क्या है, लक्स, या तो फुट कैंडल, ठीक है, ये उसका यूनिट है, तो कितना होना चाहिए लाइट इंटेंसिटी, पहले तो मेजर कैसे करेंगे, तो भाई ऐसा एक मेजरमेंट का सिस्टम आता है, उसमें क्या होता है, जहां पे भी ऐसा लगाओगे, यहाँ डिजिटल मीटर में दिखाएगा कि आपका लाइट इंटेंसिटी मीटर है, उसमें दिखाएगा कि कितना लक्स का लाइट है। सिंपल मैं आपको बोलूं, एक कमरे के अंदर एक बीचों बीच में लैंप है, ये लैंप है, ठीक है, लैंप के यहाँ पे नजदीक में आप देखेंगे तो वहां पे आपको ज्यादा इंटेंसिटी मिलेगा, जैसे ही आप कॉर्नर पे जाते जाओगे वहां पे लाइट इंटेंसिटी कम होता जाएगा, आप कॉर्नर पे जाओगे तो शायद आपको 400 ही मिले, 600 ही मिले, और यहाँ पे आप देखोगे तो 2000 3000 मिले, ऐसा हो सकता है। तो वन ऑफ द सिस्टम है, ठीक है, लाइट इंटेंसिटी जो मेजर करने का लक्स मीटर में हम लोग मेजर कर सकते हैं। ओके, तो दिस टाइप ऑफ डाई इज नॉर्मली कॉल्ड विजिबल डाई, जो आंखों से दिखता है, लाइटिंग सिस्टम में दिखता है, वो लाइट इंटेंसिटी अबव क्या लिखा है, अबव 1076 लक्स, कितना होना चाहिए,
1076 लक्स, या तो उसको फुट कैंडल में कन्वर्ट करोगे ना तो वो 100 फुट कैंडल ही आएगा। अब इंटरनेट में सर्च मारोगे कि भैया 1076 लक्स को कन्वर्ट इन फुट कैंडल, तो आपको 100 फुट कैंडल ही आएगा। तो इसमें नया कोई रॉकेट नहीं है, ठीक है। फॉर लेटेस्ट किसके हिसाब से, सेक्शन 5 आर्टिकल 6, सेक्शन 5 आर्टिकल 6। सेक्शन 5 क्या है, तो कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का ये प्रोसेस कैसे है उसके बारे में पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन ये एएसएमई सेक्शन 5 दिया है, वे वो मैंने पूरा का पूरा लाइन बाय लाइन समझाया है, ठीक है। आपको जीमेल ड्राइव में मिल जाएगा या देखा होगा आपने, ठीक है। ओके, लाइट इंटेंसिटी 1076 हम लोग कैसे मेजर करेंगे वो मैं समझाया। तो ये मिनिमम है भाई, ये मिनिमम है 1076 लक्स। तो मुझे बोलेगा 1000 लक्स होगा तो वो चलेगा कि नहीं चलेगा। हम लोग डाइपेनेट्रॉन इतना, मैं लक्स मीटर से जब स्टार्ट कर डाइपेनेट्रॉन टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं लाइट इंटेंसिटी चेक किया, मुझे 1000 लक्स मिला, तो चलेगा कि नहीं चलेगा। क्या चलेगा यार, ये अबव लिखा है, क्या लिखा है, अबव, उससे उससे ज्यादा होना चाहिए भाई। सो नहीं गए हो ना भाई, अबव होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये नहीं चलेगा, ठीक है। आपको मुझे ये बोलो 2000 लक्स से चलेगा, 1000 लक्स से चलेगा, 1020 लक्स से चलेगा, है नहीं चलेगा। मतलब इससे ज्यादा लक्स होना चाहिए, ठीक है। ये फंडा क्लियर है। ओके, अभी बात करते हैं फ्लोरोसेंट की। फ्लोरोसेंट मतलब एकदम ब्लैक लाइट, एकदम डार्क रूम, और हमको चेक करना है यूवीए लाइट के अंदर, ठीक है। यूवीए लाइट में आपको ऑलरेडी समझाया है, आई थिंक इसमें है तो ठीक है, इसमें तो नहीं है। हाँ, यूवीए लाइट आगे वाले चैप्टर में मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, राइट, कि यूवीए लाइट कहाँ पे पड़ता है। विजिबल लाइट और यूवीए लाइट दोनों एक दूसरे के नजदीक है, उसके बाद में अल्ट्रा वायोलेट है, उसके बाद में इंफ्रा है, उसके बाद एक्सरे है, गामा है, और उस साइड जाएगा तो रेडियो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की मैं बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम लोगों को यूवी लाइट पड़ता है। यूवी के बहुत सारे पार्ट है अल्ट्रा वायोलेट लाइट का। एक तो अल्ट्रा वायोलेट वैक्यूम लाइट है, एक तो अल्ट्रा वायोलेट ए लाइट है, अल्ट्रा वायोलेट बी लाइट है, अल्ट्रा वायोलेट सी लाइट है। उसमें काम का कौन सा है, अल्ट्रा वायोलेट यूवीए लाइट, ठीक है। इतने सारे अल्ट्रा वायोलेट के टाइप्स है, लेकिन इसमें हमको यूवीए लाइट खाली काम का चीज है, उसको हम लोग फिल्टर करके यूज करते हैं। और वो हमको लाइट इंटेंसिटी मतलब चेक करने के लिए भी यहाँ पे फ्लोरोसेंट में हम लोगों को चेक करना है, उसका इंटेंसिटी यहाँ पे लिखा हुआ है उतना होना चाहिए। लेकिन फिर भी डिस्कस करते हैं। फ्लोरोसेंट ऑलमोस्ट कलर डाई विच इमिट द विजिबल लाइट रेज व्हेन द रिव्यूइंग अंडर द यूवीए लाइट। मतलब ये एक ऐसा डाई है कि आपको यूवीए लाइट जैसे ही मारोगे ना तो ही दिखेगा, वो ऐसा डाई है। तो डाई का कलर ऐसा है। अब जनरली छोटे थे तो उस टाइम पे क्या था, घड़ी था तो ऐसा अंधेरे में ऐसा रख के देखो घड़ी चमक रहा है, ऐसा बोलते थे ना, रेडियम टाइप का, राइट। अभी अब आजकल तो जमाने में पैसे वाले लोग क्या करते हैं, सीलिंग होता है ना, सीलिंग वहां पे स्टार वगैरह सब चिपका देते हैं, चिड़िया वगैरह चिपका देते हैं, जो कि अंधेरे में वो चमके, वो रेडियम जैसा चमके, ठीक है। तो वही है भाई, ये जो डाई है वो ऐसा होना चाहिए। ऑलमोस्ट कलरलेस, क्या लिखा है, ऑलमोस्ट कलरलेस डाई, मतलब आपको कलर नहीं दिखेगा। विच इमिट द विच इमिट्स विजिबल लाइट रेज व्हेन रिव्यूइंग अंडर किस में, यूवीए लाइट में ही दिखेगा। फिर आप अंधेरा की जगह कोई लाइटिंग सिस्टम करोगे तो वो चिड़िया दिखना बंद हो जाएगा, राइट, राइट और रॉन्ग। मैं घर की बात कर रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चे जब छोते हैं ना रूम में, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो वो उस टाइप का एक डाई होता है, उसको फ्लोरोसेंट डाई पेनेट्रेंट टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। वो खाली इमिट्स होता है, तो यूवीए लाइट में ही इमिट्स होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वो कैसा कलर होता है उसका, येलोएस्ट ग्रीन टाइप पेनेट्रेंट शोइंग और इंटेंसिटी 1000 माइक्रोवाट पर सेमी स्क्वायर। ये लिख लो, एएसएमई कोड सेक्शन 5 आर्टिकल 6 के हिसाब से है। ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा जब आप लेवल 3 के एग्जाम में जाओगे, तब ये छोटा छोटा चीज है ना पूछा जाएगा। लेवल 2 के एग्जाम में भी मैं इसको क्वेश्चन में डाल दिया है, ठीक है। इंटेंसिटी इज 1000 माइक्रोवाट पर सेमी स्क्वायर व्हेन मेजर्ड 15 इंच, 15 इंच से कम लेना होना चाहिए, मतलब कम डिस्टेंस होना चाहिए वहां पे आपको चेक करना। मतलब एग्जैक्टली समझो यहाँ पे ऐसा लैंप है तो लैंप के थोड़ा 15 इंच से नजदीक, मतलब ऐसा ना हो कि 1 मीटर में चेक करो आप, ठीक है। ओके, when measured 15 inch from the filter face requirement can only varies 800 to 1200, मतलब 800 से 1200 माइक्रोवाट पर सेमी स्क्वायर। चलो आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। ओके, ड्यूल सेंसिटिविटी। ड्यूल सेंसिटिविटी जो है वो दोनों का कॉम्बो है, एक एक हीरो है, ये हम लोग विजिबल लाइट हीरो को समझते हैं, ये भी हीरो ही है, लेकिन दोनों हीरो का कॉम्बिनेशन है ड्यूल सेंसिटिविटी। ठीक है, ड्यूल सेंसिटिविटी मेथड में कंटेंट बहुत विजिबल डाई भी होता है और व्हाइट लाइट में वो इमिट होता है, और ये फ्लोरोसेंट डाई भी होता है। वो सेंसिटिव इवेल्यूएशन, स्मॉल डिस्कंटिन्यूटी, छोटा छोटा डिस्कंटिन्यूटी, कुछ कुछ क्लाइंट की है ना ऐसा रिक्वायरमेंट्स आती है, कुछ क्लाइंट की ऐसी रिक्वायरमेंट्स आती है जिसमें लिखा होता है कि ड्यूल सेंसिटिव मेथड ही फॉलो करना है डाई पेनिट्रेंट टेस्ट में। कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं भाई, हमारा तो कनाडा का एक क्लाइंट था, ऑयल का, कैनेडियन ऑयल, ठीक है, उसमें एक क्लाइंट ऐसा था कि इसमें ड्यूल सेंसिटिव मेथड ही फॉलो करना था। प्रेशर वेसल के इनसाइड में हमको जाना है, यूवीए लाइट वगैरह सब चीज ताम झाम सब चीज लेके जाना है, और उसमें ड्यूल सेंसिटिव मेथड ही फॉलो करना है। उसके लिए जनरली इन लोगों को क्वालिफिकेशन हम लोगों को अलग से करवाया हमने, और बाद में ये हमने फॉलो किया। तो जनरली कुछ लोगों का ऐसा रिक्वायरमेंट क्यों होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि चलो विजिबल का ही, लेकिन ये रिक्वायरमेंट भाई इसके लिए होता है उसमें छोटा का छोटा डिसकंटिन्यूटी भी पकड़ ले उसी की क्योंकि हाई सेंसिटिव है भाई, बहुत सेंसिटिव मेथड है डाई पेनिट्रेंट टेस्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ पेनिट्रेंट। ओके, पहले तो हम पेनिट्रेंट कितने टाइप से, ये जो है वो कितने टाइप से, अभी मैंने स्प्रे करके किया ना, वैसे कितनी टाइम मार सकते हैं, मतलब कैसे मार सकते हैं उसको, क्या ब्रश में लेके मार सकते हैं उसको, डायरेक्ट स्प्रे कर सकते हैं उसको, पोंछ सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे लिखा है पेनिट्रेंट आइदर फ्लोरोसेंट विजिबल कैन बी अप्लाइड बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मींस। इसमें नीचे दिखाया है उससे हिसाब से, पहले तो आप स्प्रे से भी मार सकते हैं, डायरेक्ट स्प्रे, ये डायरेक्ट स्प्रे मारा आपने, क्या किया, डायरेक्ट स्प्रे। अभी तो मैं नहीं मारेगा, पहले तो एक बार क्लीनर डाला है तो ये इसका कलर निकल के हाथ में चिपक गया, ठीक है, इसे अभी मैं नहीं मारेगा, लेकिन ये समझा रहा हूं आपको, ये स्प्रे, डायरेक्ट स्प्रे आप मार सकते हैं, ब्रश लेके मार सकते हैं, ब्रश के ऊपर आपको ये पेनिट्रेंट को अप्लाई करना है, ऐसा ब्रश पकड़ना है, उसके ऊपर अप्लाई करना है, और आप ब्रश के ऊपर डाल के भी कर सकते हैं। पहला क्या है, स्प्रे, डायरेक्टली स्प्रे करके भी मार सकते हैं, मतलब ये हुआ ये डाई पेनिट्रेंट टेस्ट है, ये मेरा पेनिट्रेंट है, ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट ऐसे भी लगा सकता हूं, डायरेक्ट स्प्रे करके, ये प्रेशराइज्ड स्कैन है, ठीक है। अभी दूसरी बात, ये जो स्प्रे है ऐसा डायरेक्ट नहीं मारना है, अगर आपको नहीं मारना है तो ब्रश के ऊपर लेके भी मार सकते हैं, ब्रश आता है ना वो पेंट कलर, पेंट मारने का ब्रश आता है ना, ऐसा ही ब्रश आता है, ठीक है। ओके, तो वैसे भी आप मार सकते हैं ब्रश से भी, ठीक है। ओके, इमर्सन, इमर्सन मतलब डुबा के, मतलब बाल्टी में जैसे कैसे कपड़ा हम डुबाते हैं पानी के अंदर, वैसा वो पूरा पेनिट्रेंट का भरा होगा, उसके अंदर डुबा दो और फिर निकाल लो, राइट, उसमें वेस्टेज भी थोड़ा कम होगा। ओके, वेस्टेज क्यों, कुछ लोग बोलते हैं वेस्टेज क्यों कम होगा भाई, अगर भाई इतने छोटे छोटे पार्ट्स है आपके, ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप जाओगे ना तो इतने छोटे छोटे पार्ट का डाई पेनिट्रेंट टेस्ट करना है, और डी डेवलपमेंट कंपनी है पता है ना, उसमें तो छोटा छोटा वेल्डोलेट, सोकोलेट, ट्रोपोलेट, ये सब चीज बनाते रहते हैं, इतना छोटा छोटा रहता है, अभी मैं दिखा रहा हूँ उतना, देखो नहीं यहाँ पे भी है ना, ये बहुत सारे आइटम्स पड़ी है, ऐसे छोटे छोटे आइटम का फुल 100% डाई पेनिट्रेंट टेस्ट करना है तो क्या होगा, अरे भाई आप आपकी लग जाएगी, आप कितना पेनिट्रेंट वेस्ट करोगे, इसके लिए उस टाइम पे आपको यहाँ पे इमर्सन टेस्ट वगैरह यूज करना, इमर्सन से मतलब डुबा के आप कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा है प्यूरिंग, प्यूरिंग मतलब द पेनिट्रेंट इज सिंपली प्यूर्ड ओवर टू द सरफेस, मतलब छीटा, छीटा टाइप का, ठीक है, वैसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ड्वेल टाइम, पेनिट्रेंट का ड्वेल टाइम है मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, द पीरियड ऑफ टाइम, कैसा, द पीरियड ऑफ टाइम during which the penetrant is permitted to remain the specimen vital part of the test, मतलब पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग द पेनिट्रेंट परमिट द रिमेनिंग ऑन द, मतलब जो सरफेस के ओपन टू द सरफेस का डिसकंटिन्यूटी है वो पेनिट्रेंट को अंदर जाने के लिए एक हमको टाइम देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं ड्यूअल टाइम। बहुत सारे लोग ऐसा कंफ्यूज होते हैं, ये ड्यूअल टाइम है क्या भाई, ड्यूअल टाइम कुछ नहीं है, मैंने भी लिखा था ना वहां पे ड्यूअल टाइम, ये बात आया था ना यहाँ पे, कि भूल गए भाई, यहाँ पे है ना, कहाँ गया ये ड्यूअल टाइम, ये ड्यूअल टाइम क्यों देते हैं हम लोग, तो पेनिट्रेंट को डिसकंटिन्यूटी के अंदर पहुंचने के लिए, इसमें भी हमने कितना टाइम दिया था, ये जो मैं प्लेट दिखा रहा हूँ, कल कितना टाइम दिया था हमने, 10 मिनट दिया था, क्यों भाई, मैं 5 मिनट में करने गया तो आपने मना किया साहब अभी रहने दो 5 मिनट बाकी, आपने बोला था ना,
क्यों भाई 10 मिनट ही हमने फॉलो किया? हाँ, रिटर्न प्रैक्टिस में 10 मिनट है वो इसके लिए, बाकी दूसरा क्या रीजन है, टेक्निकल रीजन क्या है, वो पेनेट्रेंट ये डिस्कंटिन्यूटी के अंदर तक पहुंचेगा, उसी की वजह से हम लोगों को उसको टाइमिंग सिस्टम देना, थोड़ा टाइम रुकना है, सूखने देना है, हमारी लैंग्वेज में, देसी लैंग्वेज में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, सूखने देना है, तो ऐसा, तो उसको बोलते हैं ड्यूअल टाइम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो टाइट ट्रैक, टाइट ट्रैक मतलब हेयरलाइन ट्रैक, एकदम हेयर जैसा, हमारा मुंडी में हेयर होते हैं ना, वैसा एकदम पतला सा क्रैक होगा, तो उसको बोलते हैं टाइट क्रैक। डिस्कंटिन्यूटी में बी रिक्वायर्ड एक्सेस ऑफ 30 मिनट, 30 मिनट से भी ज्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा। क्या टाइम, कौन सा टाइम, ड्यूअल टाइम, राइट। और क्यों, क्योंकि अगर आपको एकदम हार्ड, एकदम टाइट क्रैक पकड़ना है, सुपर क्रैक पकड़ना है, तो आपको टाइमिंग ज्यादा देना पड़ेगा। क्यों ज्यादा देंगे तो क्या होगा, पेनेट्रेंट एकदम डेप्थ तक उतरेगा। राइट और रॉन्ग? भाई जागते रहने का, भाई सोने का नहीं, ये क्या हो गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। Tight crack like discontinuity may be required in excess of the 30 minutes for the penetrant that will give adequate indication। वो क्या करेगा, एडिक्यूट मतलब एकदम चौकस इंडिकेशन देगा, अच्छा सा इंडिकेशन देगा। अगर आप टाइम ज्यादा रखोगे तो, अगर 9 मिनट आप, मैं अगर मेरी प्रोसीजर, रिटर्न प्रोसीजर में 10 मिनट है यहाँ पे, ठीक है, हमारे इंस्टीट्यूट का मैं प्रोसीजर आपको दिखाया, उसमें 10 मिनट था, तो 9 मिनट में यूज नहीं कर सकता हूँ, मेरे को 11 मिनट यूज कर सकता हूं, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट यूज कर सकता हूं। वहां पे मैक्सिमम मैंने 2 आवर्स लिखे थे, राइट। तो 2 आवर्स से ज्यादा आप फिर नहीं जा सकते, लेकिन वो इतना एसेंशियल नहीं है, आपको उतना टेंशन लेने का जरूरत। हाँ, लेकिन मिनिमम टाइम है वो एसेंशियल है, वो आपको फॉलो करना ही है। ठीक है, that give adequate indication, वो जितना ज्यादा टाइम दोगे उतना अच्छा इंडिकेशन मिलेगा। however the gross discontinuity may be suitable penetrant is 3 to 5 मिनट, जनरली 3 से 5 मिनट के अंदर भी कुछ छोटा मोटा जो डिस्कंटिन्यूटी है, एकदम छोटे की बात नहीं कर रहे, टाइट क्रैक लाइन डिस्कंटिन्यूटी की बात नहीं कर रहे, बाकी जो छोटा मोटा डिस्कंटिन्यूटी है वो आपको कितने मिनट में पकड़ा जाएगा, 3 to 5 मिनट ड्वेल टाइम में। ठीक है, okay, the temperature of the specimen of the temperature of penetrant can affect the required dwell time। okay, penetrant जो है उसके अंदर टाइम, उसके अंदर टेम्परेचर भी लिखा रहता है। ये जो कैन है ना, कैन मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, कहाँ गया, हाँ ये है ना, इसमें क्या लिखा है, पढ़ो थोड़ा, ये लास्ट वाला लाइन पढ़ो, डू नॉट टेम्परेचर, क्या लिखा है, नॉट एक्सपोज द टेम्परेचर अबव 120 डिग्री पे 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मतलब एक कैन को सेव करना है, लेकिन 50 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर रहना चाहिए, ऊपर का टेम्परेचर रहेगा तो शायद ब्लास्ट होने का चांसेस है। ये तो फ्लेमेबल है, इस सेफ्टी में हमने देखा, ये तो फ्लेमेबल है। वो 2 लोग मर गए, पता है ना, मैं बाप को डिस्कस किया था, है ना। तो ऐसा होने का चांस है भाई, कोई बड़ा हादसा होने का चांसेस है। लेकिन यहाँ टेम्परेचर ऑफ द स्पेसिमेन, टेम्परेचर ऑफ पेंडेमिक कैन अफेक्ट द रिक्वायर्ड ड्वेल टाइम। ओके, ज्यादा टेम्परेचर होगा तो आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, कम टेम्परेचर होगा तो आपको कम टाइम देना पड़ेगा। वो आपके समझाता हूं, वार्मिंग of the specimen 21 डिग्री सेल्सियस और हायर एक्सेलरेटेड पेनेट्रेंट इन शॉर्टर ड्वेल टाइम, तो आपको टाइम थोड़ा कम रहेगा। वार्मिंग मतलब थोड़ा ठंडा रहेगा, तो अगर गर्म होगा तो आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, बराबर है ना सर। फिर से, वार्मिंग ऑफ स्पेसिमेन, ऐसा है क्या कि टेम्परेचर हमारा ज्यादा रहेगा, टेम्परेचर हमारा ज्यादा रहेगा तो ड्वेल टाइम कम होगा कि ज्यादा होगा? अब पढ़ो पढ़ो भाई, यहाँ पे लिखा है टेम्परेचर ऑफ द स्पेसिमेन एंड टेम्परेचर ऑफ द पेनेट्रेंट कैन अफेक्ट द रिक्वायर्ड डेल टाइम। तो क्या वार्मिंग मतलब थोड़ा हीट करना, बराबर है, वार्मिंग मतलब हीट करना है। मैं उल्टा बोला हूं, आप हाँ में हाँ मिला रहे सब लोग, सब नहीं सर तो भी बोले। ओके, वार्मिंग द स्पेसिमेन 21 डिग्री सेल्सियस और हायर एक्सेलरेट द पेनेट्रेशन तो शॉर्टर ड्वेल टाइम, मतलब आपका अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो टाइम जो है वो शॉर्ट होगा, अगर आपका टेम्परेचर कम होगा तो टाइम आपका ड्वेल टाइम ज्यादा जाएगा। समझे, समझो ये टेम्परेचर इसका 50 डिग्री है, ठीक है, 50 डिग्री है, तो मुझे इसमें पेनेट्रेंट का ड्वेल टाइम ज्यादा देना पड़ेगा कि कम देना पड़ेगा? ये मटेरियल का हीट होगा, मटेरियल अगर हीट है
तो आपको कैसा कैसा शॉर्ट ड्वेल टाइम, हीट होगा तो शॉर्ट ड्वेल टाइम, और कोल्ड होगा मटेरियल आपका तो लॉन्ग ड्वेल टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे टेम्परेचर कम है वहां पे आपको ज्यादा पेनेट्रन टाइम ड्वेल टाइम देना पड़ेगा, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है वहां पे पेनेट्रन ज्यादा है वहां पे कम ड्वेल टाइम में काम चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। However, care should be taken not overheat the specimen. Too much heat may be caused evaporate the penetran from the discontinuity. Okay, तो हमने कोड में ऑलरेडी एएसएमई सेक्शन 5 आर्टिकल 6 में समझाया, आपको 5 डिग्री से स्टैंडर्ड टाइम कितना है 52 डिग्री सेल्सियस, राइट? ये स्टैंडर्ड टाइम है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, उसी टेम्परेचर में आपको काम करना चाहिए। हाँ, उसके और बिलोंग्स आपको काम करना है तो एल्यूमिनियम में एक सेंसिटिव ब्लॉक बनाना पड़ेगा, 510 से 524 डिग्री में उसको गर्म करना पड़ेगा, उसको सडनली कोल्ड एयर में डालना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर पेनेट्रन डाई पेनेट्रन टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा, मकड़े के जाले जैसा दोनों में अगर 2 पेनेट्रन है आपके पास तो एक एक दोनों में एक एक साइड अप्लाई करो, तो उसमें आपका डिसकंटिन्यूटी किस में अच्छा मिला है वो सब चीज देखना पड़ेगा। उसके हिसाब से आपको टेम्परेचर दोनों का अलग अलग करके भी कर सकते हो, एक ही पेनेट्रन है लेकिन इसके 2 पार्ट कर दो, और इसमें पहले एक बार कम टेम्परेचर रखो, इसमें ज्यादा टेम्परेचर रखो, और उसमें करो। समझो इसका 89 डिग्री टेम्परेचर रखते हैं तो वो एल्यूमिनियम ब्लॉक में ऑलरेडी हमने आगे के चैप्टर में भी डिस्कस कर लिया, तो उसमें मैं पढ़ता नहीं हूं अगर ये टाइम से बिलोंग्स में काम करना है। कुछ लोग बोलते हैं कि डाई पेनेट्रन टेस्ट है ना वो 55 डिग्री से 52 डिग्री में ही होता है, उसके बाद होता ही नहीं है। ऐसा नहीं है भाई, आप 89 डिग्री में भी कर सकते हो, लेकिन उसका स्पेशल क्वालिफिकेशन है, वो स्पेशल क्वालिफिकेशन आपको फॉलो करना पड़ेगा। बाकी स्टैंडर्ड टाइम ये है, ये स्टैंडर्ड है, नॉट टाइम, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Dwell time are based on assumption that penetrant are remain wet or the part of the surface। जब तक dwell time एक ऐसा भी assumption है कि आपका penetrant है वो ड्राई हो जाना चाहिए, सूख जाना चाहिए, वैसा है। The additional penetrant may be applied during the dwell time। आपको अगर dwell time में आपको ऐसा लगता है कि penetrant सूख गया है तो आप एडिशनल ऊपर से बाद में भी पेनेट्रेंट लगा सकते हैं। ठीक है, तो पेनेट्रेंट मैन्युफैक्चरर विल प्रोवाइड द सजेस्टेड ड्वेल टाइम फॉर द वेरियस पेनेट्रेंट दैट प्रोड्यूस्ड। जनरली क्या होता है, ये जो पेनेट्रेंट जो है, एक मिनट ये मैं आपको पेनेट्रेंट दिखा देता हूं, ये दोनों अलग अलग कंपनी के पेनेट्रेंट है। ठीक है, एक है फ्लो चेक का पीएमसी फ्लो चेक, एक जेड चेक का, ये दोनों है ना आपके पास। तो दोनों कंपनी आपको एक मैन्युफैक्चरर डेटा शीट देगा, मैन्युफैक्चरर एमडीएमटी भी दे सकता है, या तो फिर आपको वो सजेशन शीट देगा कि आपको ये पेनेट्रन कब तब कितने टेम्परेचर में यूज कर सकते हैं वो भी देगा। दूसरा आपको ड्वेल टाइम कितना रखना है ये पेनेट्रन के अंदर वो भी आपको देगा, तो उससे भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेनेट्रन टेस्टिंग प्रोसेस। ओके, पेनेट्रन टेस्टिंग प्रोसेस में क्या है, we previously mentioned 2 types of penetrant, okay, एक visible and एक फ्लोरोसेंट। तीसरा था कॉम्बो विजिबल प्लस फ्लोरोसेंट का ड्यूल सेंसिटिविटी, उसका हम लोग जनरली कम यूज करते हैं। लेकिन अभी व्यू प्रीवियसली मेंशन 2 टाइप्स ऑफ पेनेट्रंट, एक विजिबल एक फ्लोरोसेंट। ठीक है, बोथ कैटेगराइज दैट इज फर्दर ब्रेकडाउन, मतलब उसका और भी कैटेगरी बना सकते हैं। एक तो वाटर वॉशेबल, विजिबल में हो या फ्लोरोसेंट में, दोनों में। विजिबल में भी वाटर वॉशेबल यूज कर सकते हैं, मतलब क्लीनिंग का मेथड हो। एक्सेस पेनेट्रेंट जो है वो रिमूव का मेथड, उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एक्सेस पेनेट्रेंट रिमूव जब करते हैं उसकी बात कर रहे हैं, उसमें पानी से भी आप रिमूव कर सकते हैं। वाटर वॉशेबल पेनेट्रेंट भी आ सकता है विजिबल, वाटर वॉशेबल फ्लोरोसेंट पेनेट्रेंट भी आ सकता है, वाटर वॉशेबल पोस्ट इमल्सिफिकेशन पोस्ट इमल्सिफिकेशन विजिबल पेनेट्रेंट भी आ सकता है, पोस्ट इमल्सिफिकेशन फ्लोरोसेंट भी आ सकता है, और उसके बाद सॉल्वेंट रिमूवेबल विजिबल आ सकता है और सॉल्वेंट रिमूवेबल फ्लोरोसेंट आ सकता है। अभी वाटर वॉशेबल क्या है, तो भाई ये पेनेट्रेंट है, ये है वाटर वॉशेबल नहीं है। आप जब मार के सीधा वाटर वॉशेबल अप्लाई करो, ये नहीं है, इसमें लिखा है ओनली सॉल्वेंट रिमूवेबल। सॉल्वेंट रिमूवेबल मतलब एक क्लीनर से ही क्लीन होगा, पानी से होगा लेकिन इतना इफेक्टिव आपको नहीं मिलेगा। तो कुछ केमिकल, कुछ पेनेट्रेंट ऐसे आते हैं, कुछ पेनेट्रेंट ऐसे आते हैं कि वो पानी से भी रिमूव हो जाएगा ऊपर से, तो उसको बोलते हैं वाटर वॉशेबल पेनेट्रेंट। ठीक है, उसमें भी 2 टाइप है, फ्लोरोसेंट रहेगा, एक विजिबल रहेगा और फ्लोरोसेंट रहेगा। ठीक है, ओके। अभी
पोस्ट इमल्सिफिकेशन क्या? पोस्ट इमल्सिफिकेशन मतलब कुछ पेनिट्रेंट ऐसे आएंगे ना तो पानी से भी रिमूव होंगे, ना तो सॉल्वेंट से मतलब क्लीनर से भी रिमूव नहीं होंगे, और ये पेनिट्रेंट को रिमूव करने के लिए स्पेशल टाइप का एक इमल्सिफायर आता है, अलग से एक स्टेप एक्स्ट्रा है, ठीक है। वो इमल्सिफायर आता है, वो पहले डालना पड़ेगा, और वो बड़े लोग उस यूज करते हैं। कौन लोग यूज करते हैं? अमेरिकन थक गए हो क्या? चलो ठीक है। तो अमेरिकन लोग है, कैनेडियन लोग है, वो लोग ज्यादातर इसका पोस्ट इमल्सिफिकेशन वाला यूज करते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? सॉल्वेंट रिमूवेबल हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग ये है वाटर वॉशेबल पेनिट्रेंट हैव built emulsifier and penetrant is easily removed by water and rains. Care must be taken ensure that the sprayed volume and force does not wash the penetrant in discontinuity. ये नल समझो, मैं यहाँ पे पेनिट्रेंट लगाया, फिर इसको मैं यहाँ से चालू कर दिया, ऐसा ना हो कि इसका प्रेशर बढ़ जाए, देखो, ठीक है। इसका प्रेशर ना बढ़ जाए, ऐसा ध्यान रखने का। अगर इसका प्रेशर बढ़ गया तो क्या होगा? वो डिस्कंटिन्यूटी के अंदर जो पेनिट्रेंट था वो भी निकाल देगा, राइट और रॉन्ग? अंदर तक भी जा सकता है ना, इसके लिए आपको ये भी ध्यान रखना है डिस्कंटिन्यूटी को भी ना निकाल दे भाई। एक तो मुश्किल से पेनिट्रेंट गया है, उसको तो हमने ड्यूअल टाइम दिया है, फिर हम लोग उसको एक्सेस पेनिट्रेंट रिमूव करने के लिए ऊपर ऊपर का ही रिमूव करना है, लेकिन आप प्रेशर ज्यादा कर दोगे तो भी मटेरियल के अंदर का डिस्कंटिन्यूटी वो भी रिमूव हो जाएगा। तो वो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वाटर टेम्परेचर, हाँ वाटर टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी का गरम गरम पानी भी यूज कर सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे ना गरम गरम पानी, तो भाई कोड ने सब चीज लिख दिया है आपको, है ना। ना तो आप ऐसा पकड़ सकते हैं कान, ऐसा एकदम ऐसा ही सीधा ही जाना है, आपको पूरा का पूरा समझा दिया है। कोड क्लियर बोलता है कि 43.33 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर आपका नहीं होना चाहिए, नॉट रिकमेंडेड, बिकॉज दे में स्पीड अप द इवोपोरेशन ऑफ द पेनिट्रेंट। मतलब ये इवोपोरेट होता है, इवोपोरेट मतलब भाप बन जाना, भाप बन जाएगा, ठीक है, भाप बनता है, ऐसा बोल रहा है ये लोग। इसके लिए 43 डिग्री से कम ही टेम्परेचर रखना चाहिए पानी का, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, ये फ्लोरोसेंट का दिखाया गया है। फ्लोरोसेंट में क्या होगा? सबसे पहले है प्रोसेस क्या है? पेनिट्रेंट अप्लाई करो, पेनिट्रेंट अप्लाई करोगे तो अंदर तक पेनिट्रेंट घुसेगा। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है? पानी से उसको रिमूव करो, पानी से रिमूव कर दिया, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या है? उसमें ऊपर डेवलपर मारो, डेवलपर मारने के बाद ये जो कलर है, ये रेड कलर, वो शायद ऊपर आएगा, या तो फ्लोरोसेंट कलर है, जो भी फ्लोरोसेंट यूज किया तो फ्लोरोसेंट वो ऊपर आएगा, और वहां से हम लोगों को रेड कलर यहाँ पे सरफेस के ऊपर इतना एरिया दिखेगा, हमको पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ कांड है, और हम लोग उसको डिस्कंटिन्यूटी जो भी है आगे बढ़ेंगे, और इंडिकेशन को आपको चेक करना है, मतलब ये लाइटिंग टॉर्च से वगैरह सबसे चेक करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वाटर वॉशेबल कहाँ यूज होता है? अब हम लोग बहुत बोलते हैं अरे हमने तो कभी देखा नहीं वाटर वॉशेबल, लेकिन भाई की वेज होता है। चलो ये मैं एक मटेरियल दिखा रहा हूं, ये क्या है? की वेज नहीं है भाई, ये नट, नट है, नट, स्टड, नट, राइट। अभी ये ग्रूव है, इसके ग्रूव में मुझे विजिबल पेनिट्रेंट टेस्ट करना है, सॉल्वेंट रिमूवेबल पेनिट्रेंट करना है। तो क्या हमारा ये हाथ अंदर घुसेगा? इसके अंदर घुसेगा? नहीं घुसेगा। क्यों? हमारा वहां पहुंच ही नहीं पाएगा। तो वहां पे कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा हमको? वाटर वॉशेबल, क्योंकि स्प्रे से हमारा पेनिट्रेंट अंदर घुस जाएगा, पानी अंदर घुस जाएगा तो रिमूव भी हो जाएगा, डेवलपर भी अंदर चला जाएगा, लेकिन हमारा हाथ नहीं घुसेगा, हमारा कपड़ा अंदर पोंछने के लिए जाएगा तो नहीं घुसेगा इसमें, राइट। तो इसको बोलते हैं, उसी की वजह से ये जो है ना सेम टू सेम यहाँ पे ऐसा ही है, नया कोई रॉकेट नहीं है, ठीक है। तो ऐसा की वेज रहता है। अगर आपके घर पे चाबी है, चाबी है, ठीक है, ये की वेज इसको बोलते हैं। ये चाबी में छोटे छोटे स्लॉट होते हैं, इसका डाइपेनेट्रॉन टेस्ट करना है। चलो तो आप करोगे तो कैसे होगा? ये विजिबल मेथड से होगा? एक क्लीन इसमें अंदर कपड़ा जा पाएगा ये स्लॉट के अंदर? नहीं जा पाएगा, और जहां भी पाएगा तो लग जाएगी, आपकी वाट लग जाएगी, आपको हाथ में भी लगने का चांसेस है। तो इसी की वजह से वाटर वॉशेबल उसमें ज्यादातर यूज होता है, ठीक है। सॉल्वेंट रिमूवेबल, सॉल्वेंट रिमूवेबल तो ऑलरेडी हमने किया है, पहला ही टॉपिक हमने डिस्कस किया। पहले पूरा क्लीन करो, क्लीन करने के बाद उसका क्या करने का? पेनिट्रेंट अप्लाई करो, फिर ड्वेल टाइम दो, फिर उसको एक्सेस पेनिट्रेंट रिमूव करो, फिर डेवलपर मारो, फिर इवेल्युएशन करो, प्रॉपर लाइटिंग सिस्टम होना चाहिए सब टाइम में। ये सब चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ठीक है। इसके बारे में the have advantage of the portability can be used outdoor using the heavy and complex
कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट। अगर देखो ये में बॉयलर शूट है, बॉयलर शूट इसमें भी घुसा के भी लेके जा सकता हूँ ना। 100 मीटर का मुझे अगर स्टैक चढ़ना है तो भी मैं जा सकता हूँ ना उसको लेके। पानी को कहाँ लेके जाएगा, पानी में तो ज्यादा पानी भी रिक्वायरमेंट रहेगा ना। तो ये भी है, समझे कि नहीं। जो पोर्टेबिलिटी है यार इसका, पोर्टेबिलिटी मतलब जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से ले जा सकता हूं, इसके लिए ये सॉल्वेंट रिमूवल आजकल मार्केट में ज्यादा फेमस है। एक्चुअली देखा जाए तो ये सेंसिटिव नहीं है, ये सेंसिटिव कम है, उसका सेंसिटिविटी कम है, लेकिन क्या करेंगे, काम चल रहा है ना हमारा तो चला रहे हैं, ऐसा है, राइट। आगे बढ़ते हैं, पोस्ट इमल्सिफिकेशन पेनेट्रेंट। पहला हमने क्या डिस्कस किया, वाटर वॉशेबल पेनेट्रेंट, उसमें पानी से भी वो वाटर रिमूव हो जाए, सॉरी पेनेट्रेंट रिमूव हो जाएगा, वैसा पेनेट्रेंट। दूसरा ये अभी जो हम लोग यूज किया वो कौन सा, सॉल्वेंट रिमूवेबल। तीसरा है पोस्ट इमल्सिफिकेशन पेनेट्रेंट। तो मेरे भाई पोस्ट इमल्सिफिकेशन जो है इसमें यहाँ पे एक स्टेप एक्स्ट्रा बन जाता है, पेनेट्रेंट रिमूवल ड्वेल टाइम दे दिया, यहाँ पे एक स्टेप एक्स्ट्रा बन जाता है, अप्लाई इमल्सिफायर, ठीक है, इमल्सिफायर, वहां पे एक स्टेप एक्स्ट्रा बन जाएगा। फिर वापस छोटा सा ड्वेल टाइम आएगा, और वो ड्वेल टाइम है ना मैक्सिमम 2 से 3 मिनट, फिर 4 मिनट। अब इसमें मैक्सिमम नहीं जा, इसमें मैक्सिमम जा सकते हो, ये ड्वेल टाइम जो है ना पहला वाला ड्वेल टाइम, उसमें आप ज्यादा जा सकते हो, लेकिन ये इमल्सिफायर ऐड किया इसके बाद में आपको ज्यादा नहीं जाना है। अगर आप ज्यादा गए टाइम, ज्यादा ड्वेल टाइम रखा, तो वो इमल्सिफायर पेनेट्रेंट के जो डिसकंटिन्यूटी के अंदर भी घुसेगा, उसको भी पेनेट्रेंट को बाहर लेके आएगा, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग जनरली इसमें पोस्ट इमल्सिफायर में है। आगे बढ़ते हैं, वाटर वॉशेबल का एडवांस वो समझना पड़ेगा। और तीसरा है सॉल्वेंट रिमूवेबल, जो प्रोसेस है जो आजकल हम इंडिया में ज्यादातर यूज करते हैं, ओमान में हम लोग यूज किया है और आप लोग भी करते होंगे, और बहरीन है, सऊदी अरबिया है, वहां पे दुबई है, वहां सब जो ज्यादातर कौन सा यूज करते हैं, सॉल्वेंट रिमूवेबल प्रोसेस। गल्फ कंट्रियाज है सॉल्वेंट रिमूवेबल ज्यादातर यूज करती है, वो देखते हैं। वाटर वॉशेबल, इसका एडवांटेज क्या है, इजीली वॉश्ड विथ वाटर, इजीली वॉश वाटर, मतलब यहाँ पे आप जो क्लीनर से क्लीन करते थे ना पहले, ऐसे 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 क्लीनर से क्लीन करते थे ना, सीधा डायरेक्ट क्या करना है, नल का स्टार्ट कर देना है, नल का स्टार्ट किया और आपको क्लीन कर देना है, तो इजीली वॉश हो जाएगा, राइट, इजीली वॉश हो जाएगा। दूसरा क्या है, गुड फॉर क्वांटिटी ऑफ स्मॉल स्पेसिमेन, क्वांटिटी बहुत सारा ज्यादा ज्यादा स्पेसिमेन होगा, बहुत सारे छोटे 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 पार्ट रहेंगे, ऐसे सारे बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट रहेंगे, तो अब क्या होगा, आपको प्रॉब्लम ना हो, एकदम इजीली हो जाएगा। वाटर वॉशेबल तो पानी तो है यहाँ वैसे भी सस्ता है, राइट, ठीक है, तो जल्दी काम हो जाएगा। ओके, गुड नो, गुड ऑन रफ सरफेस, अगर सरफेस थोड़ा रफ भी है वहां पे भी पानी पहुंच जाएगा और क्लीन कर देगा, तो आपको अच्छा रहेगा। बाकी अगर रफ सरफेस में सॉल्वेंट कम है, इसका रफ सरफेस होगा तो ऐसे ऐसे करेंगे तो हाथ में लगेगा आपको, कपड़ा तो भले ही है लेकिन कपड़ा भी फट जाएगा, राइट। तो पानी में ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, वाटर वॉशेबल में इजीली रफ सरफेस होगा तो भी आप क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। चौथा है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा, चौथा क्या है, गुड ऑन कीवेज एंड थ्रेड्स। तो यहाँ पे मैं अभी एक मटेरियल दिखाया था ना, ये थ्रेड वाला, ये थ्रेड वाला, ये थ्रेड वाला मटेरियल जो है इसमें क्या होगा, गुड कीवेज, अगर कीवेज होगा उसमें भी, या थ्रेडेड पार्ट होगा कोई भी, नट बोल्ट स्टड जो भी है उसका भी आप इजीली वाटर वॉशेबल कर सकते हैं, अच्छे से आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और पैनल ये मेथड अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो पांचवा क्या है, गुड ऑन वाइड रेंज ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कितना भी डिसकंटिन्यूटी हो, हमें क्या मतलब, खाट से हो गया, छोटा छोटा डिसकंटिन्यूटी तो भी मिल जाएगा, वाइड रेंज ऑफ डिसकंटिन्यूटी, लंबा डिसकंटिन्यूटी होगा तो भी मिल जाएगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फास्ट सिंगल स्टेप प्रोसेस, एकदम फास्ट प्रोसेस है। और क्लीनर में हम लोगों को क्या करते थे, ये सॉल्वेंट रिमूवेबल में ये यार ऐसे घिसते ही रहते थे, ऐसा ऐसा, कितनी बार हम लोग घिसते, कल का प्रैक्टिकल किया ना हमने, उसमें क्या किया, बहुत बार हमने घिसा क्लीन करने के लिए, तो इसमें ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फास्ट एंड सिंगल स्टेप प्रोसेस है, रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, पैसा ही नहीं है, राइट, ज्यादा पानी का कहाँ पैसा लगने वाला है क्या। हाँ, गल्फ का हम बात नहीं कर रहे, हमें तो अभी इंडिया की बात करूं तो इंडिया में कम पैसा लगेगा ना आपको, राइट और रॉन्ग। ओके, अवेलेबल ऑन ऑक्सीजन कंपेटेबल फॉर्म, तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, कंपेटेबल फॉर्म भी जनरेट होगा, तो अच्छा है। ओके, डिसएडवांटेज क्या है,
ये भी एक इंपॉर्टेंट है ना, सबका जन्मा है तो उसका कुछ ना कुछ एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज क्या है? नॉट रिलायबल फॉर डिटेक्टिंग स्क्रैचेस एंड सिमिलर शेडो सरफेस डिसकंटिन्यूटी। समझो ये स्क्रैच है, यहाँ पे मैं स्क्रैच दिखा है ना, ये छोटा सा स्क्रैच दिख रहा है ना आपको, ये छोटा सा स्क्रैच है, यहाँ पे स्क्रैच है, तो पानी भाई उसके अंदर पेनेट्रेंट घुसा है ना, उसको निकाल देगा पानी, इसको भी निकाल देगा ना। एक्चुअली डिसकंटिन्यूटी है, स्क्रैच है वो काम का है नहीं है मटेरियल का, लेकिन फिर भी पानी उसको भी निकाल देगा, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या लोचा है? नॉट रिलायबल ऑन रिटर्न रिटर्न ऑफ स्पेसिमेन, तो ये रिलायबल वहां पे भी नहीं है। ठीक है, नॉट रिलायबल ऑन एनोडाइज सरफेस। एनोडाइज सरफेस मतलब कैथोड एनोड, आपने नाम सुना है ना, इलेक्ट्रॉन पकड़ लेगा, एनोड एक साइड में प्रोटॉन रहेगा, एक मतलब एक एक चीज पकड़ेगा, मतलब ऐसा ध्रुवीकरण पानी वहां पे यूज करेंगे, पानी वहां पे डालेंगे, लेकिन उसमें H2O, पानी के अंदर क्या होता है? H2O होता है, तो H को अलग कर देगा, ऑक्सीजन को अलग कर देगा, ऐसा भी होने का चांसेस है ना। एनोडाइज सरफेस ऐसा डीपीटी वहां पे करने जाएंगे तो वहां पे प्रॉब्लम होने का चांसेस है, इसके लिए वहां पे जो एनोडाइज सरफेस है वहां पे नहीं कर सकते हैं। एसिड एंड क्रोमेट अफेक्ट द सेंसिटिविटी। एसिड एंड क्रोमेट्स, एसिड एंड क्रोमेट्स वहां पे भी पानी जो ऊपर गिरेगा तो एसिड वगैरह रहेगा वहां पे, तो प्रॉब्लम करने का चांसेस है। ठीक है, वो ऐसा लावा जैसा रुक निकलेगा। ठीक है, ऐसा एक प्रॉब्लम यहाँ पे है। इजिली ओवर वॉश्ड, ओवर वॉश होने का चांसेस है। ओवर वॉश मतलब ज्यादा वॉश हो जाना, डिस्कंटिन्यूटी के अंदर भी पानी गिर के वो पेनेट्रॉन को भी निकाल देगा, ये भी चांसेस है। पेनेट्रॉन सब्जेक्ट टू वाटर कंटामिनेशन। ओके, पेनेट्रॉन सब्जेक्ट टू वाटर कंटामिनेशन। अब पेनेट्रॉन जो है, पेनेट्रॉन के अंदर वाटर वॉशेबल जो है वो पेनेट्रॉन ऐसा भी हो सकता है कि क्या होता है, पेनेट्रॉन वो क्या होता है यहाँ पे लिखा है ना, वाटर कंटामिनेशन, कंटामिनेशन करने का चांस है, रस्टिंग होने का चांस है ना। पानी क्या काम करता है? रस्टिंग करता है, तो वो भी एक चांस है ना, तो ये लोचा लापसी है। ओके, सॉल्वेंट रिमूवेबल प्रोसेस, वो हमारा अच्छा आदमी, अच्छा प्रोसेस। ठीक है, सब अच्छा है, पोर्टेबल है, सब अच्छा है, सब जगह लेके जा सकते हैं। नॉट वाटर रिक्वायर्ड, पानी का कोई जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, दूसरा गुड एनोडाइज स्पेसिमेन, एनोडाइज स्पेसिमेन में भी आप क्लीनिंग अच्छे से करके आप काम कर सकते हैं। ओके, दूसरा है गुड फॉर स्पॉट चेकिंग। स्पॉट चेकिंग एक छोटा सा, समझो मैं ये बोलूं कि यहाँ पे मेरा एक प्लेट है, ये पाइप है, ठीक है, ये मैं पाइप अभी दिखा रहा हूँ आपको, वो ये पाइप के अंदर यहाँ पे मुझे डाइपेनेट्रॉन टेस्ट करना है, तो इतने एरिया का भी कर सकते हैं भाई, आपको ऐसा कोई मसला नहीं है कि पूरा का पूरा एरिया करना पड़ जाए। स्पॉट छोटा छोटा होगा उसमें भी आप कर सकते हैं। स्पेसिमेन कैन बी रिटर्न, वो भी एक रिटर्न होगा, उस रीरन होगा, उसमें भी आप कर सकते हैं। ओके, डिसएडवांटेज क्या है इसका? डिसएडवांटेज भी थोड़ा है, क्या है? फ्लेमेबल मटेरियल, ये लो चलापसी है, मैं बोला ना 2 आदमी मर गए, है ना, उसका रीजन ये है। वो क्या है? वो फ्लेमेबल है, और उस वैसे भी वो जनरली लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख के ही देते हैं ना कि ये जो कैन है उसको 52 डिग्री से नीचे ही स्टोर करना है, ज्यादा स्टोर किया तो प्रॉब्लम, फ्लेमेबल है, और आग लगने का भी चांसेस है। समझो बगल में कोई आग वगैरह लगेगा तो ये भी फटने का चांसेस है, और ये गोली की तरफ भागेगा, क्यों? क्योंकि प्रेशराइज्ड कैन है ना, वो गोली की तरफ फट से घुस जाएगा अंदर और लग जाएगी आपकी। ठीक है, इसके लिए ध्यान रखना है, फ्लेमेबल मटेरियल है वो। रिमूवल ऑफ एक्सेस सरफेस पेनेट्रॉन इज टाइम कंज्यूमिंग। ओके, एक्सेस पेनेट्रेंट जब हम रिमूव करते हैं, उसको क्लीन करते हैं क्लीनर डाल के, इसके अंदर एक क्लीनर डाल के ऐसे ऐसे हम क्लीन करते हैं, फिर क्लीनर डाला, फिर ऐसा क्लीन किया, तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। कल हमने कितना 8 से 9 मिनट लगा हमको खाली क्लीन करने में, राइट? उसका रीजन क्या है? ये टाइम कंज्यूमिंग है, उसी की वजह से ये थोड़ा डिसएडवांटेज है। मटेरियल कैन बी यूज्ड ऑन ओपन टैंक। ओके, कैन नॉट बी यूज्ड इन ओपन टैंक, तो मटेरियल आप ओपन टैंक में यूज नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये तो इवोपरेट हो जाएगा। पेनेट्रॉन कहाँ गया? वो ये क्या होगा? अब आप खुले में लेके जा सकते हैं इसको? ये तो इवोपरेट हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में निकल जाएगा, तो प्रॉब्लम। इसके लिए आप इसको, ये मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड इन ओपन टैंक। ओपन टैंक मतलब ये छोटा सा कैन है ना, कैन, यहाँ पे मुझे टैंक की जगह कैन डाल दिया होता ना तो आपको थोड़ा आइडिया जल्दी आता। ठीक है, कैन के अंदर आपको लेके जाना है एकदम स्टोर करके, वरना आप ऐसे ही हवा में लेके जाओगे तो क्या होगा? उड़ जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा। ठीक है, डिफिकल्ट टू यूज ऑन रफ सरफेस सच एज कास्ट एंड मैंगनीज। रफ सरफेस में आप नहीं कर सकते, आपको बहुत क्लीन करना पड़ेगा, ज्यादा क्लीन करना पड़ेगा, आपका कॉस्ट भी ज्यादा जाएगा, और कॉस्टली मटेरियल भी है इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे रिमूव सॉल्वेंट रिमूवेबल का खत्म हो गया। लास्ट टॉपिक बचा है
पोस्ट इमल्सिफिकेशन है वो कौन लोग यूज करते हैं, मैं पहले ही बोला, कैनेडियन लोग, अमेरिकन लोग, यूरोपियन लोग, राइट। वो बड़े लोग है ना, वो इसका ज्यादा यूज करते हैं, क्यों, जो थोड़ा सस्ता भी है, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं। हाई सेंसिटिव एंड वेरी फाइन डिसकंटिन्यूटी, हाई सेंसिटिव है, सुपर, एकदम सुपर, छोटा का छोटा डिसकंटिन्यूटी हमको मिल जाएगा। गुड ऑन वाइड शेडो डिसकंटिन्यूटी, वाइड एंड शेडो डिसकंटिन्यूटी होगा, उसमें भी खट से पकड़ लेगा, ठीक है। ओके, दूसरा, इजीली वॉश्ड विथ वाटर आफ्टर इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन आपको डालना है पहले, सबसे पहले इसमें क्या होता है, पहला क्या है स्टेप, अप्लाई पेनेट्रॉन, सॉरी अप्लाई, सॉरी पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले प्री क्लीनिंग, प्री क्लीनिंग। दूसरा स्टेप अप्लाई पेनेट्रॉन। तीसरा स्टेप ड्वेल टाइम, ड्वेल टाइम। चौथा स्टेप अप्लाई इमल्सिफायर। पांचवा स्टेप अगेन ड्वेल टाइम, लेकिन ये स्मॉल ड्वेल टाइम, हाँ, ये स्मॉल यहाँ पे जान लिखता हूं खुद भी, ठीक है, इसके लिए कोई कंफ्यूजन ना हो। ड्वेल टाइम दे दिया, उसके बाद एक्सेस पेनेट्रेंट रिमूवल, एक्सेस पेनेट्रेंट रिमूवेबल। सातवां इवेल्युएशन। आठवां पोस्ट क्लीनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो दो स्टेप है वो एक्स्ट्रा अंदर घुसा है, वो जो दो स्टेप है उसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है ना टू स्टेप प्रोसेस है, क्या है डिसएडवांटेज, क्या है इसका, टू स्टेप प्रोसेस, टू स्टेप प्रोसेस डिसएडवांटेज है ना इसका, टू स्टेप प्रोसेस है, उसमें दो स्टेप एक्स्ट्रा है, ठीक है। ड्यूअल टाइम और हमारा इमल्सिफिकेशन ऐड करना है, वो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड इमल्सिफायर एप्लीकेशन, इक्विपमेंट को इमल्सिफायर एप्लीकेशन चाहिए अलग से, तो अलग केमिकल और एक चाहिए, साला एक तो तीन डिब्बा कम था और चौथा घुस गया, राइट, ऐसा। ओके, दूसरा है डिफिकल्ट टू रिमूव द पेनेट्रेंट फ्रॉम थ्रेडेड। तो थ्रेडेड कंडीशन जो है, ये जो हमारा नट बोल्टिंग सिस्टम है, इसमें हम लोगों को इनसाइड से थोड़ा अंदर से अंदर रिमूव करना मुश्किल है, ठीक है। तो ये भी एक लोचा, वाटर वॉशेबल ये अच्छा है, ठीक है, वाटर वॉशेबल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, की वेज है, ब्लाइंडिंग होल्स है, रफ सरफेस है, वहां पे प्रॉब्लम है, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या था, हाई सेंसिटिव था, गुड एंड वाइड शेडो डिस्कंटिन्यूटी भी कर रहा था, इजीली वॉश्ड विथ वाटर आफ्टर इमल्सिफिकेशन एप्लीकेशन किया, उसमें भी ये इजीली कर सकते थे। शॉर्ट पेनेट्रेंट टाइम, एकदम शॉर्ट पेनेट्रेंट टाइम जो है एकदम शॉर्ट है, तो आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैन नॉट बी इजीली ओवर वॉश, ये जल्दी से ओवर वॉश नहीं होगा भाई, क्यों, क्योंकि एक तो पानी से तो निकलेगा ही नहीं, राइट, पेनेट्रेंट। तो यहाँ पे चैप्टर क्लोज होता है। थैंक यू वेरी मच, मैं आशा करता हूँ इसको आपको ये पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। और यहाँ पे मैं ये भी आपको बोल दूं, यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक है लीक थ्रू टेक्निक्स। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, पहले के जमाने में, पुराने जमाने में ऐसा लीकेज वगैरह सिस्टम डालते थे। कैरोसिन टेस्ट आपने देखा है ना, केरोसिन टेस्ट में क्या होता था, चूना था, चूना उसको पहले लगा देते थे एक साइड से, दूसरी साइड से केरोसिन स्प्रे करते थे, तो वो चूना जो था पहले तो सूख जाता था, बाद में केरोसिन अप्लाई करते थे एक साइड से, तो दूसरी साइड में क्या होता था, वहां पे कलर चेंज हो जाता था, जहां पे लीकेज होता है वहां पे। तो ऐसा ही एक लीक टेस्ट टेक्निक्स है। दूसरा है क्या है कि यहाँ पे एक फिक्सिंग रिकॉर्डिंग इंडिकेशन, कैसे आप रिकॉर्ड करेंगे, तो आज के मॉडर्न जमाने में मोबाइल आ गया है ना मार्केट में, मोबाइल से क्या करते हैं हम लोग, फोटो खींच लेते हैं, तो वो मॉडर्न टेक्निक्स है। आपको स्टोर कैसे करना है, वो या तो कंपनी का मोबाइल